हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त और आज के हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। जीएस वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आज हम कम्युनलिज्म के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन अ रीजनल न्यूज़। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी आया था 2018 मेंस में। फिर हम अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर कुछ एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु में एक स्कीम है अबाउट डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसके बारे में देखेंगे। और इस कंटेक्स्ट में आपको बता दूं कि इंडिया इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ डबल बर्डन ऑफ डिजीज़, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड एनसीटी। तो इसको भी थोड़ा सा इसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। बाद में आते हैं जनरल स्टडीज़ 3 में। तो जनरल स्टडीज़ 3 में हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे। इट वाज इन न्यूज़ फॉर फॉल इन सैम्पल सेंट। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे फॉर साइंस एंड टेक। फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स है। पार्लियामेंट में बात हो रही है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इसलिए आई है बिकॉज पिछली गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स कुछ रिलीज़ किए थे। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या हो रहा है। फिर कुछ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम है, उसको देखेंगे। कुछ दिन पहले व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी। नितिन गडकरी जो इंडिया के हाईवे या रोड्स मिनिस्टर है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, उसको समझेंगे। फिर हीराकुद डैम न्यूज़ के अंदर था विद रेफरेंस टू इको टूरिज्म, इसको भी देखेंगे। और इसी कंटेक्स्ट में हम जनरल स्टडीज़ 4 में इसी टॉपिक को, कम्युनलिज्म के टॉपिक को, हम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सीक्वेंस में नहीं है, बट इट्स बेसिकली हम मतलब सब्जेक्ट वाइज इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आजकल अफ़गानिस्तान और तालिबान वाला जो सिचुएशन चल रहा है, और तालिबान हैज़ अक्वायर्ड द पावर। तो तालिबान इज़ इन्वेस्टिंग इन इट्स पब्लिसिटी। तालिबान का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेचुरली, और इन्होंने वुमेन के राइट्स को बहुत कर्ब किया था व्हेन दे वर रूलिंग बिफोर द अमेरिकन इन्वेजन। तो ये एक पब्लिसिटी ब्लिट्स में है, दे आर ट्राइंग टू कोर्स करेक्ट देयर इमेज। तो ये इनका एक आजकल एक चल रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये देखी गई थी कि तालिबान के जो मिलिटेंट्स है, दे वर स्पॉटेड इन अ पार्लियामेंट, अफगान पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट किसने बनवाई थी? इंडिया के ग्रांट्स के थ्रू ये बनाई गई थी। कैसे हम एक मैसेज ले सकते हैं कि जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स है मेड इन अफ़गानिस्तान वो थोड़े सेफ नहीं है, गिवन दैट एक कंसर्न है कि तालिबान को पाकिस्तान से द्वारा सपोर्टेड है, और पाकिस्तान और चाइना का भी एक नेक्सस बनता है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे इंडिया ने क्या क्या किया है। अब अफ़गानिस्तान में कुछ इंडियंस फंसे हुए थे, तो उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर, एक अमेरिका से प्रोक्योर्ड किया प्लेन है, तो वो न्यूज़ में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि C-17 एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। और ये अमेरिका की हेल्प से हमने लिया था, एंड इट इज़ मेड बाय द कंपनी नोन एज बोइंग। अब देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स किए। तो ये है सलमा डैम, जिसको हम अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सलमा डैम। ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग की इमेज, फोटो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तालिबानी देखे गए थे। फिर ये है जारांश दिलाराम हाईवे, आपको फ़ोन में बहुत छोटा दिख रहा होगा तो बता दूँ, यहाँ पे आपको चाबहार का रास्ता भी दिख रहा है, 970 किलोमीटर्स। सो एज पार्ट ऑफ इंडियाज चाबहार पॉलिसी, चाबहार डिप्लोमेसी, इंडिया अफ़गानिस्तान में हाईवे कनेक्ट कर रहा था। और अफ़गानिस्तान को इंडिया गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी मानता है। अगर आप मैप में देखोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान सबसे नीचे आता है, साउथ एशिया के एकदम एंड पे है, या सेंट्रल एशिया के स्टार्टिंग में है। तो अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ जाओगे तो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको एक्सेसिबल हो जाती है अफ़गानिस्तान से। तो हमारा चाबहार प्रोजेक्ट और जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे वो खतरे में है बिकॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ तालिबान। कुछ इंडिया ने पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट किया था सो दैट देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब इंडेंजर हो सकते हैं। अब आते हैं GS1 और GS4 के ऊपर। एक हेडलाइन थी, दैट इज अटैक्ड बाय अपर कास्ट मैन वाइल होस्टिंग फ्लैग से दलित्स।
यहाँ तक रुक जाती है, डिटेल्स में अभी नहीं जाते। डिटेल्स हमें चाहिए भी नहीं है बिकॉज यूपीएससी थीम वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो एक थीम बनती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, इट इज़ अबाउट कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म एक थीम बनती है वेयर कास्ट के बेसिस पे, कम्युनलिज्म का मतलब होता है पीपल अपने अपने ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रीजन के वाइज हो सकता है, जैसे कि तमिल पॉपुलेशन, आंध्रा पॉपुलेशन, तो रीजनल हो सकता है। ये रिलीजन के नाम पे हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम एसेट्रा। कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, अपर कास्ट, दलित। तो कम्युनलिज्म एक थीम बनता है। और यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दैट कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, सो आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशंस। तो पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, सो इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हमसे पूछ रहा है कि इसका इकोनॉमिक डायमेंशन, इसका सोशल पावर स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ रहा है व्यू पॉइंट। कहता है ये सिर्फ रिलीजन या ग्रुपिज्म के बारे में नहीं है, बट देयर इज समथिंग मोर टू इट। तो ये एक एनालिसिस आया था यूपीएससी के मेंस में। तो ऐसे कोई इवेंट नहीं पूछ रहा है कि यहाँ क्या हुआ था, बट द फोकस शुड बी ऑन आइडेंटिफाइंग थीम्स। तो ये GS1 में इंडियन सोसाइटी के अंदर आया था। और अगर मैं ब्रीफली बोलूँ तो पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन आप समझ सकते हैं। आप देखते होंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो लोग हैं जो वोट कर रहे हैं on the name of on the basis of anything, maybe on the basis on the lines of caste, तो एक पावर स्ट्रगल है वेयर वन कम्युनिटी वांट्स मोर एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट खतरे में है। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट में है कि इसने हमको वोट दिया है इसलिए हमको थोड़ा उससे ध्यान देना पड़ेगा, हमको थोड़ा उसको खुश करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। तो ये पावर स्ट्रगल भी हो सकता है, जैसे कुछ कम्युनिटीज अच्छी स्टेटस में है, या फिर इवन जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, दे वांट टू हैव ग्रेटर से इन पॉलिटिक्स, दे वांट ग्रेटर पावर। या आपने रिजर्वेशन स्ट्रगल भी देखा होगा। तो वो सब एग्जाम्पल्स है पावर स्ट्रगल वेयर वन कम्युनिटी वांट्स बेटर एज कम्पेयर टू दी अदर। कुछ कम्युनिटीज है जैसे कि विच हैव बीन बैकवर्ड्स, दे हैव बीन डिप्राइव्ड, जैसे कि ऑप्रेस्ड क्लासेस, द क्लास ऑफ दलित्स, they are struggling because they have been deprived, while other communities they feel that their status is going to get affected. So power struggle and relative deprivation. तो इस context में reservation agitations is also one good example. तो आपने ये भी देखा होगा अभी recently, कुछ टाइम पहले actually there was this Maratha agitation, Jat agitation. Conventionally हम देखते हैं कि they are the land owning communities. पटेल्स अगर आप बात करो तो पट्टीदार, नाम से ही पता लग रहा है। So they were the well-off communities, but yet they want reservations. They feel कि दूसरी कम्युनिटी को मिला, हमको नहीं मिला है। तो अगेन सिग्निफिकेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर स्ट्रगल या रिलेटिव डेप्रिवेशन चल रही है ऑन द नेम ऑफ कम्युनलिज्म, फिर राइट्स एंड कम्युनल क्लैशेस। तो ये तो एक थीम हो गई यहाँ पे। अब हम इसको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन में टेंशन हो रही है, आप वहाँ पे SDM अपॉइंट हुए हो, ठीक है। आपको डर लग रहा है कि अगर आपके पास परमिशन के लिए आए हैं दलित की वो फ्लैग होइस्टिंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अपर कास्ट मैन और दलित्स में पहले से टेंशन आता रहा है, तो आपको फेयर है इस बारे में और आपसे परमिशन के लिए आए हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपको पूछा जा सकता है राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और राइट द पॉसिबल डिसीजंस दैट यू कैन मेक। तो एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है कि टेंशन हो गई है, दोनों के बीच में टेंशन हो गई है, एक स्टोरी दे दी आपको और उस लाइंस में आपको बोल दिया है कि आप क्या करोगे कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। तो ऐसे एक एनालिसिस आ सकता है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ही टॉपिक को हम GS1 और GS4 में देख सकते हैं। अब आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, साइंस एंड टेक, जनरल स्टडीज 3। So Delhi sees 93% fall in samples sent for genome sequencing. ठीक है, ये तो आपको देखना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। हम बात करते हैं मुद्दे की कि why are we focusing upon genome sequencing?
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम सीक्वेंसिंग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस विज़ सार्स कोरोना वायरस एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एक होलिस्टिकली इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी आपने टेस्ट किया होगा RT-PCR टेस्ट, है ना, नेजल स्वैब और ये टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, तो इस टेस्ट में से कुछ सेल्स मिलते हैं, वो सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। अब हम सार्स कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, तो RNA, तो ये जो DNA और RNA का सीक्वेंस होता है, इट इज DNA RNA, आपने देखा होगा, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ऐसे होता है। तो इसको सीधा करते हैं और इसके अंदर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको स्टडी करके वो बोलते हैं कि ये इस आदमी को ये इन्फेक्शन है सार्स कोरोना वायरस की, और ये वाला म्यूटेंट से इसको प्रॉब्लम हो रखा है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है, और जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता लग सकता है अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द वायरस। तो हमें पता लग सकता है कि कौन से वेरिएंट चल रहे हैं। दिल्ली में बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड वेव था वो डेल्टा वेरिएंट के थ्रू हुआ था, डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, मतलब जल्दी स्प्रेड हो जाता है। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, वो कह रहे हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी भी हाई है और किसी आदमी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वो अवॉइड कर पा रहा है, मतलब वो इम्यून सिस्टम के बियॉन्ड भी वो उस आदमी को इन्फेक्ट कर पा रहा है, तो इम्यून एस्केप। एक फेयर है कि इवन आफ्टर हैविंग एंटीबायोटिक्स खाने के बाद और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो वायरस फिर भी बॉडी के अंदर रहता है और डैमेज कर सकता है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के एट्रीब्यूट्स है। सो इट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज सिवियर डिजीज। तो ये सब हमें एट्रीब्यूट्स तब पता चलेंगे हमको जब पता होगा कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग किया होगा, हमें पता होगा कि ये म्यूटेंट से ये होता है, इस म्यूटेंट की ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। और इस रिगार्ड में इंडिया थोड़ा पीछे है एक्चुअली, बट गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है। तो एक इनिशिएटिव है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लैब्स थी जैसे कि CSIR एक्सेट्रा, उनको एक कंसोर्टियम बना दिया जिसको बोलते हैं INSACOG, दैट इज इंडियन सार्स कोरोना वायरस कंसोर्टियम ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो एक कंसोर्टियम बना दिया है, उनको कुछ पैसे दिए 80 करोड़ और समथिंग, और वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। पर हम बहुत पीछे हैं और हमें ज़्यादातर जो पता लगता है वो बाहर की रिसर्च से आइडिया लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। ये एक एडिटोरियल है। बेसिकली जो हमारे चीफ जस्टिस है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस NV रमन्ना, तो अभी वो इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तो ही वेंट टू वो लोग टॉक्स वगैरह देते हैं, तो ही हैज़ रेज्ड द कंसर्न दैट इंडिया के अंदर एट दिस मोमेंट पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं हो रहे हैं, डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम, जस्टिस है वो तो जज है, उनको प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि बिकॉज डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस आर नॉट टेकिंग प्लेस, उनको पता नहीं लगता है। जब वो जस्टिस देते हैं, जस्टिस का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, कहते हैं हम लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, हम उसके पीछे का इंटेंट पता नहीं कर पाते, बिकॉज हमने डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस नहीं देख रहे। कभी कभी वो वर्ड ठीक से वर्डेड नहीं होते लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किए, तो हमको उसके मीनिंग पता नहीं चलता, हमें इंटेंट पता नहीं चलता, गिवन द लैक ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस टेकिंग प्लेस। तो ये एक थीम है यहाँ पे। और इस रिगार्ड में द गवर्नमेंट, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल के कुछ क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया, कहा कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ वायलेटिव, तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर एक OBC के रिलेटेड बिल था, वेयर इट सेज, गवर्नमेंट ने बोला कि हम बोल रहे हैं कि स्टेट्स डिसाइड कर सकती है कि किस किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई राइट ही नहीं है स्टेट्स के पास। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ओपनली दिखाई दी है यहाँ पे इस केस में। जैसे ये है 102nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द OBC। तो ये बेसिक इशू था यहाँ पे। पर अगर हम इशू को समझें यहाँ पे, लार्जर इशू, बड़ी पिक्चर को देखें, तो हमें पिक्चर पता लगती है, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट।
या द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। हमें दिख रहा है कि पार्लियामेंट का काम है भाई लॉ बना रहे हो पर लॉ में डिस्कस तो करो। तो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क बीइंग रेज्ड बाय नन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एडिटोरियल है ये आपको इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट में इतना फोकस नहीं कर रहा है, बट हमें कुछ इनसाइट्स देता है और वो बेसिकली बता रहा है कि अच्छा लॉ कैसे बन सकता है। तो एक तो ये बात कर रहा है कि देयर शुड बी फुलर डिबेट इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, पर ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटेंट जानने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लॉ को अच्छे से वर्डेड होना चाहिए, अच्छे से फ्रेज किया जाना चाहिए सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। और कह रहे हैं कि जब लॉ बनता है, लॉ बनने से पहले मतलब एक बार बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा या राज्यसभा में, इट शुड गो टू दी कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी में जाना चाहिए। वहां पे एट अ माइन्यूट लेवल उसको डिस्कशन होनी चाहिए, उसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी चाहिए। सो इट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटीज, और सब स्क्रूटनी होने के बाद इट शुड गो टू द वाइडर सिविल सोसाइटी। मतलब इसका एक टेक्निकल टर्म बोल देता हूं, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन। तो ये होना चाहिए। तो ये था हमारा बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट, विच इज गिविंग अस गुड इनसाइट्स अबाउट द टॉपिक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर जनरल स्टडीज 2। नाउ मूविंग ऑन टू द इशू ऑफ हेल्थ केयर। अब मैंने इसमें इसलिए रखा है हेल्थ केयर को GS2 के अंदर बिकॉज इट इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस या सम स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई इट इज इन GS2। तो डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है वेयर इट इज लुकिंग इनटू द इशू ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब समझते हो ना, कम्युनिकेबल आपको बुखार हो गया, जो छींक को सार्स कोरोना वायरस, दीज आर कम्युनिकेबल, ऐसी स्प्रेड हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल इज समथिंग लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे हम काफ़ी पीछे हैं एक्चुअली। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको बोलते हैं मकलाई थेडी मारुतुवम। तमिल से हो तो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक स्कीम लॉन्च की है विच इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन टू टैकल एंड ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आइडिया इज बेटर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो 18+ से जो पॉपुलेशन है, तो 18+ से पॉपुलेशन है, उनको स्क्रीन किया जाएगा फॉर वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। फिर उनको सपोर्ट दिया जाएगा, अगर उनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस स्कीम। अब इस रिगार्ड में वी नीड टू लुक इनटू द इशू ऑफ द ट्विन बर्डन ऑफ डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस तो हमारी कंट्री में बहुत है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे भी हमको सोचना पड़ेगा। सो ट्विन बर्डन ऑफ डिजीजेस विच इंडिया इज गोइंग टू सफर। नॉर्मली ऐसा होता है कि डेवलप कंट्रीज में आप देखते हो, डेवलप कंट्रीज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होती है और डेवलपिंग लीस्ट डेवलप में कम्युनिकेबल। हमारी कंट्री मिडिल में है तो दोनों प्रॉब्लम आती है हमको, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम आगे और सोचे इस प्रॉब्लम को, हम सोच सकते हैं द राइट टू हेल्थ बीइंग मेड अ फंडामेंटल राइट। एक रिकमेंडेशन थी, शुड राइट टू हेल्थ बी मेड अ फंडामेंटल राइट? And with reference to the double burden of diseases, right, the twin burden of disease that we face, we need to increase the health budget, public health care budget from 1% to 2.5 to 3%. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 as well as the economic survey वो बोल रहे हैं। Now moving forward, एक कंट्रोवर्सी चल रही है पार्लियामेंट में, आप सबको पता ही होगा, ऑयल प्राइसेस बहुत हाई है। तो बात ये हुई कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी कि प्राइसेस हाई है। वो बोलती है कि आपने कुछ पहले किसी टाइम पे, गवर्नमेंट बोल रही है ऑपोजिशन को, आपने कुछ ऑयल बॉन्ड्स दिए थे, उसको हमें पेमेंट करनी है, इसलिए हम ऑयल प्राइसेस कम नहीं कर सकते। तो समझते हो ऑयल बॉन्ड्स है क्या? देखो, ऑयल मार्केटिंग कमेटी समझते हो, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जहाँ से आप पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल डीजल, तो ये लोग पेट्रोल बेचते हैं टू दी एंड कंज्यूमर। बाहर से खरीदते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल जो फॉरेन करेंसी में होता है, मे बी $100, $70 पर बैरल। आपने रेट्स देखी होंगी न्यूज़ के अंदर।
इसको रिफाइन करते हैं, प्लस इस पे टैक्सेस लगते हैं, एंड अल्टीमेटली दे सेल इट टू द कंज्यूमर। पहले तो इसकी प्राइसेस रेगुलराइज थी, पहले द गुड ओल्ड डेज 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ ऐसे था, पर ग्रेजुअली इट वॉज डीरेगुलेटेड। ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है वो एक्चुअल मार्केट रेट में इसको बेचना शुरू कर दिया टू द एंड कंज्यूमर। तो जब डॉलर रेट कम थे, जब यहाँ पे क्रूड प्राइसेस के रेट कम थे, तब कंज्यूमर कम दे रहे थे, बढ़ गया तो ज़्यादा दे रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी ज़्यादा कर दिए। अब जब पहले का टाइम था जब ये फ्यूल प्राइसेस रेगुलेटेड थे अच्छे से, मतलब 40 रुपीज़ था, और मान लो कि एक्चुअल फुल फ्यूल प्राइस 70 होनी चाहिए थी, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्रूड प्राइसेस, जो एक्चुअल प्राइसेस 70 होनी चाहिए थी, पर गवर्नमेंट के प्रेशर में या सब्सिडी की वजह से दे वर गिविंग इट एट अ लोअर प्राइस। तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेट्स से द कॉस्ट 30 रुपीज़ इज द सब्सिडी ऑन फ्यूल, तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, ठीक है, सीधा सीधा पैसे देने की जगह पे उन्होंने उनको एक बॉन्ड दे दिया, ऑयल बॉन्ड्स दे दिए। गवर्नमेंट को खर्चे बहुत होते हैं, उनको पैसे चाहिए, तो उन्होंने उनको बॉन्ड्स दे दिया टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। सो ऑयल बॉन्ड्स, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गवर्नमेंट इसको बॉन्ड्स दे दिया, इन बॉन्ड्स पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज जस्ट 3.2% ऑफ टैक्स। तो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट इज पेइंग इंटरेस्ट, गवर्नमेंट हैज टू अल्टीमेटली इन बॉन्ड्स को रीइंबर्स भी करना पड़ेगा। तो कह रही है बाय फिस्कल ईयर 2025-26 इसको वापस पे बैक भी करना है। तो ये ऑयल बॉन्ड्स का है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये रीइंबर्स करना है, और ये पिछली गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ये वाली पुरानी ऑपोजिशन गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑपोजिशन की ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जो आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा ऑयल बॉन्ड्स का। अब आते हैं द इशू ऑफ, नॉट रियली एन इशू, इट्स बेसिकली फॉर प्रिलिमिनरीज। तो ओडिशा प्लान्स ओडिसी टू वाइल्ड कैटल आइलैंड। तो आपका एक हीराकुड डैम है, बेसिकली हीराकुड एक महानदी रिवर पे बेस्ड है। तो जब वो डैम बन रहा था ना, पहले तो फार्मिंग वगैरह हो रही थी, ट्राइबल लोग थे, पर जब डैम बन रहा था, डैम को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे पानी, महानदी रिवर का पानी रोकना शुरू कर दिया। लॉजिकल सी बात है, पानी फ्लो कर रहा है तो डैम से उस पानी को रोकते थे तो खड़ा होता था। तो वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट हुई, पर कुछ जगह पे एनिमल्स तो वैसे ही रह गए वहाँ पे। कुछ जगह पे इतना, ये कोई बहुत बड़ा डैम है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम। तो उस डैम में कुछ कुछ जगह पे पानी से नहीं भरा, लैंड ऊपर था, तो वो आइलैंड बन गए। तो वहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे कैटल हैज़ नॉट बीन एक्सपोज टू दी ह्यूमन लाइफ, सो दे आर कैटल इन वाइल्ड एक्चुअली। जो हमारी डोमेस्टिकेटेड कैटल है जो हमारे घर के आसपास है वो टेम्ड है, पर ये है वाइल्ड कैटल्स। तो इसके कंटेक्स्ट में इस वाइल्ड कैटल, ये जो यूनिकनेस है, इसको प्रमोट करने के लिए एक ओडिसी बेसिकली मीन्स वॉयज। तो बोट के थ्रू लोग जाएंगे वहाँ पे हीराकुड डैम के अंदर, उस आइलैंड के ऊपर जाएंगे और ये कैटल्स को देख सकते हैं। और इस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है बात करना अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म। So ecotourism is an emerging concept in the field of sustainable tourism, जहाँ पे local communities की help से, so that tourism होता है but economic benefits and tourism का एक sustainability को साथ में देखा जाता है। तो ecotourism where local fishermen and local communities are benefited, keeping in mind the principles of sustainability. अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, इकोनॉमी सेक्शन में, आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में। तो एक स्कीम है दैट इज कुछ जनवरी 1 को आई थी, विच इज नोन एज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। जब इंडिया से कोई कंपनी बाहर की कंट्री को कुछ सामान बेचती है, कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं और एक्सपोर्ट हमें करना अच्छी बात है, तो जब कुछ किसी चीज़ को बेचते हैं, मान लो कि हो गया मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन बनाया है तो उसकी टैक्सेस भी होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस टैक्सेस। तो जब हम बाहर बेचते हैं, आइडिया इज दैट दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी
should be reimbursed to the manufacturer. ये बाहर नहीं एक्सपोर्ट होने चाहिए टैक्सेस। तो उसके लिए ये पॉलिसी को लाया गया और कहा जा रहा है दैट दिस इज कंप्लायंट ऑफ द WTO। और जो पुरानी स्कीम्स थी जिसको रिप्लेस किया गया है दैट इज मर्केंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स MEIS एंड SEIS को रिप्लेस करता है। तो उसी लाइंस पे है, बस कीपिंग इन माइंड द WTO कंप्लायंस इश्यूज। अभी RBI कह रही है कि इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर। उन्होंने माना है कि सेकेंड वेव थी ऑफ कोरोना वायरस वो थोड़ा सा उसकी वजह से ज़्यादा पीछे रह गई इकॉनमी, बट स्टिल इकॉनमी इज़ इन गुड शेप, इट्स गेटिंग बेटर। और उन्होंने बात करी है अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कह रहे हैं कि टाइम आ गया है, इट इज़ ऑलमोस्ट दैट द टाइम हैज़ कम एंड वी नीड टू इंट्रोड्यूस दिस करेंसी। अब हमारे जो मिनिस्टर है मिस्टर गडकरी, उन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि स्क्रैपेज पॉलिसी इज़ गुड एंड इट विल हेल्प इंक्रीज द व्हीकल डिमांड। तो स्क्रैपेज पॉलिसी समझते हो, ये फोटो ही देख लो। तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको स्क्रैप में बेच दिया होगा, उसको फिर रिसाइकिल किया जाएगा। तो रिसाइकिल करने से क्या होगा, इट विल जो पोल्यूशन होता है जो पुरानी व्हीकल से उसको हम नई पुरानी व्हीकल्स को हम निकाल देंगे तो पोल्यूशन कम होगा। पुरानी व्हीकल्स निकाल देंगे तो नई व्हीकल्स को खरीदना पड़ेगा। सो इट विल बूस्ट इकोनॉमी, एट द सेम टाइम इट विल बूस्ट द जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इसलिए। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इट विल एनकरेज सर्कुलर इकोनॉमी। और वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है फॉर द स्टेट्स ऑल्सो, सिर्फ सेंटर से नहीं स्टेट्स को भी इससे फायदा होगा। तो ये सब था हमारे आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सो यू वॉचिंग प्रेप IAS विद मी शुभाश्री सिंह रेहाल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।